वह किताब पढ़ने लगा जो उसने खरीदी थी। पहले ही पन्ने पर उसमें एक अंतिम संस्कार का वर्णन किया गया था, और जो लोग उस अंतिम संस्कार में शामिल थे उनके नाम मुश्किल थे। उसने सोचा, अगर वो कभी कोई किताब लिखेगा तो वो उसमें एक वक्त में एक ही व्यक्ति का वर्णन करेगा, ताकि पढ़ने वालों को बहुत सारे नाम याद न करने पड़े। जब आखिरकार कहानी में उसका ध्यान लगने लगा तो वो किताब में डूब सा गया। लेकिन तभी एक अजीब सा दिखने वाला बूढ़ा आदमी आकर उसकी बगल में बैठ गया और उससे बातचीत करने की कोशिश करने लगा। वे लोग क्या कर रहे हैं? बूढ़े ने बाजार में मौजूद लोगों की ओर इशारा करते हुए पूछा। काम कर रहे हैं, लड़के ने रूखे ढंग से जवाब दिया, ताकि बूढ़े को यह एहसास दिला सके कि वो किताब पर ध्यान देना चाहता है। दरअसल वह दुकानदार की बेटी के सामने अपनी भेड़ों का ऊन काटने के बारे में सोच रहा था, ताकि लड़की देख सके कि वह मुश्किल काम कर सकता है। इस दृश्य की कल्पना वह पहले भी कई बार कर चुका था। उस दृश्य में वह हर बार जब भी लड़की को समझाता था कि भेड़ का ऊन पीछे से आगे की ओर काटना होता है, तो लड़की फिदा होकर उसे देखने लगती थी। उसने कुछ अच्छे किस्से भी याद करने की कोशिश की, ताकि वह उन्हें ऊन काटते समय लड़की को सुना सके। इनमें से ज़्यादातर किस्से उसने किताबों में पढ़े थे, लेकिन उसने सोचा कि वह इनको इस तरह पेश करेगा जैसे वे उसके खुद के अनुभव हों। वह इस फ़र्क को कभी नहीं समझ पाएगी, क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था। इस बीच वह बूढ़ा उसको बातचीत में लगाने की अपनी कोशिशें करता रहा। उसने लड़के से कहा कि वह थका हुआ है और प्यासा है, और फिर उसने लड़के की वाइन से एक चुस्की लेने की इच्छा जाहिर की। लड़के ने इस उम्मीद से अपनी बोतल बूढ़े के आगे कर दी कि इससे बूढ़ा उसे अकेला छोड़ देगा। लेकिन बूढ़ा बात करना चाहता था, और उसने लड़के के उस किताब के बारे में पूछा जो वो पढ़ रहा था। लड़के का मन कर रहा था कि वह रुखाई बरतते हुए किसी दूसरी बेंच पर चला जाए, लेकिन फिर उसे अपने पिता की यह सीख याद आई कि हमें बुजुर्गों की इज्जत करनी चाहिए। इसलिए उसने दो वजहों से वह किताब बूढ़े को पकड़ा दी। पहली यह कि उसे खुद नहीं पता था कि किताब के शीर्षक का उच्चारण कैसे करें, और दूसरी ये, अगर बूढ़े को पढ़ना नहीं आता होगा तो वो खुद ही शर्मिंदा होकर किसी दूसरी बेंच पर चला जाएगा। बूढ़े ने किताब को हर तरफ से देखते हुए कहा, मानो वो कोई अजीबोगरीब चीज़ हो। ये एक महत्वपूर्ण किताब है, लेकिन इसे पढ़कर वाकई घिन होती है, बूढ़े ने कहा। लड़के को झटका लगा। मतलब ये कि बूढ़ा केवल पढ़ना नहीं जानता, बल्कि उस किताब को वो पहले पढ़ भी चुका था। और अगर किताब खींच पैदा करने वाली थी, जैसा कि बूढ़े का कहना था, तो लड़के के पास अभी भी मौका था कि वो उसकी जगह कोई दूसरी किताब ले आता। ये ऐसी किताब है जो वही बात कहती है जिसे दुनिया की लगभग सभी किताब कहती हैं, बूढ़े ने कहा। ये किताब बताती है कि लोग अपनी किस्मत खुद नहीं चुन पाते, और किताब आखिरकार ये कहती है कि हर कोई दुनिया के सबसे बड़े झूठ में विश्वास करता है। दुनिया का वो सबसे बड़ा झूठ क्या है? लड़के ने अचरज से भरकर पूछा। वो यही है कि जीवन में एक मुकाम के बाद हमारे साथ होने वाली किसी भी चीज़ पर हमारा कोई वश नहीं रहता, और हमारी ज़िंदगी हमारे भाग्य पर निर्भर होती है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ, लड़के ने कहा। मेरे परिवार के लोग मुझे पादरी बनाना चाहते थे, लेकिन मैंने गडरिया बनने का फैसला किया। ज़्यादा अच्छा है, बूढ़े ने कहा, क्योंकि तुम्हें वाकई सफ़र करना अच्छा लगता है। यह जानता है कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लड़के ने मन ही मन कहा। इस बीच बूढ़ा किताब के पन्ने पलटने लगा था। लगता था जैसे किताब वापस करने का उसका कोई इरादा न हो। लड़के ने ध्यान दिया कि बूढ़े के कपड़े बड़े अजीबोगरीब से थे। वह किसी अरबी की तरह लगता था, जिनकी मौजूदगी इन इलाकों में नई बात नहीं थी। अफ्रीका टैरिफा से कुछ ही घंटों की दूरी पर था। आपको नाव से छोटी सी खाड़ी को पार करने भर की ज़रूरत थी। अरबी इस शहर में अक्सर दिखाई दे जाते थे, खरीदारी करते हुए और दिन में कई बार अपनी अजीब सी प्रार्थनाएं करते हुए। आप कहाँ के रहने वाले हैं? लड़के ने पूछा। बहुत सी जगहों का, लड़के ने जवाब दिया। बहुत सी जगहों का तो कोई नहीं होता। मैं खुद एक गडरिया हूँ और मैं बहुत सी जगहों पर गया हूँ, लेकिन मैं हूँ तो एक ही जगह का रहने वाला। वह शहर एक प्राचीन किले के पास है। मेरा जन्म वहीं हुआ था। अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि मेरा जन्म सलेम में हुआ था। लड़का नहीं जानता था कि सलेम कहाँ है, लेकिन वो पूछना भी नहीं चाहता था, क्योंकि उसे डर था कि इससे वो पागल लगेगा। वो कुछ देर बाजार के लोगों की ओर देखता रहा। वे यहाँ वहाँ जा रहे थे और सब के सब बहुत व्यस्त दिखाई दे रहे थे। अच्छा, तो सलेम है कैसा? उसने सुराग लेने की कोशिश की। वैसा ही जैसा हमेशा से रहा है। अभी भी कोई सुराग नहीं, लेकिन इतना वह जानता था कि सलेम एंडालूसिया में तो नहीं था। अगर होता तो उसने उसके बारे में ज़रूर सुना होता। और आप सलेम में करते क्या हैं? लड़का पीछे पड़ा रहा। मैं सलेम में क्या करता हूँ? बूढ़ा हंस पड़ा। दरअसल मैं सलेम का राजा हूँ। लोग तो बहुत अजीब गरीब बात करते हैं, लड़के ने सोचा। कभी कभी लगता है कि भेड़ों के साथ रहना ही बेहतर है, जो कुछ भी नहीं कहती। और उससे भी बेहतर है कि आप अकेले हों,
बस एक किताब आपके साथ हो। जब आपका मन उनकी कहानी सुनने का होता है तो वे आपको अपनी आश्चर्यजनक कहानी सुनाती हैं, लेकिन जब आप लोगों से बात करते हैं तो उनसे आपको ऐसी अजीब बातें सुनने को मिलती हैं कि आपको ये ही नहीं समझ आता कि बातचीत जारी कैसे रखी जाए। मेरा नाम मेल्कीजेडेक है, बूढ़े ने कहा। तुम्हारे पास कितनी भेड़ें हैं? काफ़ी, लड़के ने कहा। वह समझ रहा था कि बूढ़ा उसकी ज़िंदगी के बारे में और भी कुछ जानना चाहता था। तब तो ये एक समस्या है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास काफ़ी भेड़ें हैं तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। लड़के को अब गुस्सा आने लगा था। वह तो कोई मदद मांग ही नहीं रहा था, वह तो खुद बूढ़ा था जिसने उससे उसकी वाइन पीने को मांगी थी और बातचीत शुरू की थी। मुझे मेरी किताब दीजिए, लड़के ने कहा। मुझे जाना है, अपनी भेड़ों को इकट्ठा कर आगे की यात्रा पर निकलना है। बूढ़े ने कहा, मुझे अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा दे दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम छिपे हुए खजाने को कैसे हासिल कर सकते हो। लड़के को अपना सपना याद आया और अचानक सारी बात उसके सामने साफ हो गई। बुढ़िया ने उससे कोई पैसा नहीं लिया था, लेकिन यह बूढ़ा, जो शायद उसका पति हो, कोई ऐसा तरीका खोज रहा था कि वो एक ऐसी चीज़ के बारे में जानकारी देने के बदले ज़्यादा पैसा ऐंठ सके जिस चीज़ का वजूद भी नहीं था। ये बूढ़ा भी शायद जिप्सी है। लेकिन इसके पहले कि लड़का कुछ कह पाता, बूढ़े ने लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया और बाजार की ज़मीन पर उससे कुछ लिखने लगा। उसकी छाती से कोई चीज़ इतनी तेज़ी से चमकी कि पल भर को लड़के की आंखें चौंधिया गई। बूढ़े ने उस चीज़ को इतनी फुर्ती से अपने लबादे में ढक लिया कि उसकी उम्र को देखते हुए वैसी फुर्ती का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था। जब लड़का फिर से देख पाने की स्थिति में आया तो उसने वह पढ़ा जो बूढ़े ने रेत पर लिखा था। उस छोटे से शहर के बाजार की रेत पर लड़के ने अपने पिता, अपनी माँ और अपने स्कूल के नाम लिखे देखे। वहाँ उसने दुकानदार की लड़की का वह नाम भी पढ़ा जो वह खुद नहीं जानता था, और ऐसा और भी कुछ पढ़ा जिसके बारे में उसने कभी किसी को बताया ही नहीं था। मैं सलेम का राजा हूँ, बूढ़े ने कहा। आखिर एक राजा किसी गडरिये से बात क्यों करेगा? लड़के ने अचरज और डर के साथ पूछा। बहुत सी वजहों से, लेकिन फ़िलहाल सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि तुम अपनी तकदीर को खोजने में कामयाब रहे हो। लड़का नहीं जानता था कि व्यक्ति की तकदीर क्या होती है, वही जो तुम हमेशा से पाना चाहते रहे थे। अपनी जवानी में हर कोई जानता है कि उसकी तकदीर क्या है। उनकी ज़िंदगी के उस मुकाम पर सब कुछ साफ होता है और सब कुछ मुमकिन होता है। वे सपने देखने से नहीं डरते और न ही उस हर चीज़ की इच्छा करने से डरते हैं जिसे वे अपनी ज़िंदगी में देखना चाहते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है, कोई रहस्यमय शक्ति उनके मन में ये विश्वास जमाना शुरू कर देती है कि अपनी तकदीर को पा पाना उनके लिए नामुमकिन है। बूढ़े ने जो कुछ भी कहा था उसमें से कोई भी बात लड़के के खास पल्ले नहीं पड़ रही थी, लेकिन वह उस रहस्यमय शक्ति के बारे में ज़रूर जानना चाहता था। जब वह सौदागर की लड़की को उसके बारे में बताएगा तो वह बहुत प्रभावित होगी। ये शक्ति लगती तो नकारात्मक है, लेकिन ये तुम्हें अपनी तकदीर तक पहुंचाने का रास्ता दिखाती है। वह तुम्हारे उत्साह और तुम्हारे संकल्प को मजबूत करती है, क्योंकि इस धरती का एक ही सबसे बड़ा सच है। तुम जो कोई भी हो या तुम जो कुछ भी करते हो, जब तुम सच में कुछ पाना चाहते हो तो इसलिए चाहते हो क्योंकि ये इच्छा भगवान ने तुम्हारे मन में पैदा की होती है। उसे हासिल करना इस धरती पर तुम्हारा कर्तव्य है, चाहे फिर वो इच्छा यात्रा करने की ही क्यों ना हो। इस भगवान को लोगों के सुख से अपना पोषण प्राप्त होता है और उनके दुख, द्वेष और ईर्ष्या से भी। अपनी तकदीर को हासिल कर लेना ही इंसान का एकमात्र असली जिम्मेदारी है। सभी बातें एक जैसी हैं और जब आप कुछ चाहते हैं तो उसे हासिल करने में सारा संसार एकजुट होकर आपकी मदद करने लगता है। कुछ देर वे दोनों चुप होकर बाजार और वहाँ मौजूद शहर के लोगों को देखते रहे। फिर बूढ़े ने नए सिरे से बातचीत की शुरुआत की। तुम भेड़ें क्यों चराते हो? क्योंकि मुझे यात्रा करना अच्छा लगता है। बूढ़े ने पराठा बेचने वाले एक आदमी की ओर इशारा किया जो बाजार के एक किनारे पर अपनी दुकान में खड़ा था। वह आदमी भी अपने बचपन में यात्राएं करना चाहता था, लेकिन उसने अपनी बेकरी खोलकर कुछ पैसा जमा करने का फैसला किया। उसका इरादा है कि जब वह बूढ़ा हो जाएगा तो 1 महीना अफ्रीका में गुजारेगा। उसे कभी इस बात का एहसास नहीं हुआ कि लोग चाहें तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी वह सब कुछ कर सकते हैं जिसका वे सपना देखते हैं। उसे गडरिया बनने का फैसला करना चाहिए था, लड़के ने कहा। हाँ, उसने इस बारे में सोचा था, बूढ़े ने कहा, लेकिन बेकरी वालों की इज्जत गडरियों से ज़्यादा होती है। बेकरी वालों के अपने घर होते हैं, जबकि गडरिया खुले में सोते हैं। माँ बाप अपने बच्चों की शादी गडरियों की बजाय बेकरी वालों से ही करना बेहतर समझेंगे। लड़के के मन में दुकानदार की बेटी का ख्याल आया तो उसके दिल में एक चुभन उठी। उस लड़की के शहर में ज़रूर ही कोई बेकार होगा। बूढ़े ने बात जारी रखी। अंत में
लोग बेकरों और गडरियों के बारे में क्या सोचते हैं। ये बेकरों और गडरियों की तकदीर से ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। बूढ़े ने किताब के पन्ने पलटे और अचानक एक पन्ने पर रुककर वह उसे पढ़ने लगा। लड़के ने पहले तो इंतजार किया, लेकिन फिर उसने बूढ़े को ठीक उसी तरह टोक दिया जैसे बूढ़े ने उसे टोक दिया था। आप मुझसे ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि तुम अपनी तकदीर को हासिल करने की कोशिश कर रहे हो, और तुम उस मकाम पर हो जब तुम ये सारी कोशिशें रोक सकते हो, और इसी मकाम पर आप अचानक प्रकट हो जाते हैं। हमेशा इसी तरह नहीं होता, लेकिन हाँ, मैं किसी न किसी रूप में प्रकट जरूर होता हूँ। कभी कभी मैं किसी समाधान या एक अच्छे आइडिया की तरह मैं प्रकट होता हूँ। कभी किसी मुश्किल समय में स्थितियों को आसान बना देता हूँ, और भी कुछ मैं करता हूँ। लेकिन ज़्यादातर मामलों में लोगों को इस बात का एहसास ही नहीं होता कि मैंने उनके लिए कुछ किया है। बूढ़े ने बताया कि पिछले हफ्ते उसे मजबूर होकर एक खदान खोदने वाले के सामने प्रकट होना पड़ा था और एक पत्थर का रूप धारण करना पड़ा था। उस खदान खोदने वाले ने पन्ना को खोद निकालने के लिए सब कुछ त्याग दिया था। 5 साल तक वह एक नदी पर काम करता रहा था, और उसने पन्ना की तलाश में उस नदी के हजारों पत्थरों को उलट पुलट कर डाला था। वह खदान खोदने वाला अपनी सारी कोशिशें को ठीक उस वक्त छोड़ने ही वाला था जब अगर वह मात्र एक और पत्थर को जांचता तो उसे उसका पन्ना मिल गया होता। चूंकि वह खनिक अपनी नियति की खातिर हर चीज़ की कुर्बानी दे चुका था, इसलिए बूढ़े ने उसमें हिस्सा लेने का फैसला किया। उसने खुद को एक पत्थर में बदल लिया जो लुढ़कता हुआ उस खनिक के पैर के पास तक चला गया। खनिक के 5 साल व्यर्थ गए थे, जिससे वह इतना नाराज और गुस्से में था कि उसने उस पत्थर को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। लेकिन उसने उसको इतना जोर से फेंका था कि जिस पत्थर से वह टकराया वह टूट गया, और उस टूटे हुए पत्थर में संसार का सबसे सुंदर पन्ना फंसा हुआ था। लोग अपनी ज़िंदगी के शुरुआती सालों में ही अपने होने की वजह को समझ जाते हैं, बूढ़े ने एक खास तरह के तीखे लहजे में कहा। शायद इसीलिए वे जल्द ही कोशिश करना भी बंद कर देते हैं, लेकिन होता यही है। लड़के ने बूढ़े को याद दिलाया कि उसने छिपे हुए खजाने के बारे में कुछ कहा था। खजाना पानी की तेज बहाव से उजागर होता है, और वही तेज बहाव उसे दफना देता है। बूढ़े ने कहा, अगर तुम अपने खजाने के बारे में जानना चाहते हो तो तुम्हें अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे देना होगा। और अगर मैं अपने खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा करूं तो? बूढ़े के चेहरे पर निराशा दिखाई दी। अगर तुम उस चीज़ को देने के वादे के साथ शुरू करोगे जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, तो उस चीज़ को हासिल करने के लिए काम करने की तुम्हारी इच्छा ही नहीं रह जाएगी। लड़के ने उसे बताया कि वह तो खजाने का 10वां हिस्सा देने का वादा एक जिप्सी से पहले ही कर चुका है। जिप्सी लोगों से ऐसे वादे कराने में माहिर होते हैं। बूढ़े ने गहरी सांस लेते हुए कहा, खैर, ये अच्छा है कि तुमने यह सीख लिया है कि ज़िंदगी में हर चीज़ के लिए एक कीमत चुकानी होती है। यही तो वह चीज़ है जो प्रकाश के योद्धा सिखाने की कोशिश करते हैं। बूढ़े ने लड़के को किताब लौटा दी। कल इसी वक्त अपनी भेड़ों का 10वां हिस्सा मुझे ला कर दो, और मैं तुम्हें छिपे हुए खजाने को हासिल करने का तरीका बताऊंगा। गुड आफ्टरनून। और वह बाजार के कोने में कहीं गायब हो गया। लड़का फिर से अपनी किताब पढ़ने लगा, लेकिन अब उसका मन नहीं लग रहा था। वह तनाव में था और परेशान था, क्योंकि वह जानता था कि बूढ़े का कहना सही था। वह बेकरी गया जहाँ से उसने ब्रेड खरीदी, और सोचता रहा कि बूढ़े ने इस बेकर के बारे में जो कुछ कहा था वो उसे बताए या ना बताए। कभी कभी चीज़ों को उनके हाल पर छोड़ देना ही अच्छा होता है, उसने मन ही मन सोचा, और चुप रहने का फैसला किया। अगर वो कुछ भी कह देगा तो बेकर 3 दिन तक सब कुछ छोड़ देने के बारे में सोचता रहेगा, भले ही उसे अब इन सब चीज़ों की आदतें पड़ चुकी हो। इसलिए वह शहर में भटकने लगा, और चलते चलते शहर के द्वार पर जा पहुंचा। वहाँ एक छोटी सी इमारत थी जिसकी खिड़की से लोग अफ्रीका जाने के लिए टिकट खरीदते थे, और उसे मालूम था कि मिस्र अफ्रीका में है। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? खिड़की के पीछे बैठे आदमी ने पूछा। शायद कल, लड़के ने वहाँ से आगे बढ़ते हुए कहा। अगर वह अपनी एक भेड़ बेच दे तो उसके पास इतना पैसा हो जाएगा कि वह आसानी से खाड़ी के दूसरे किनारे पर पहुँच जाएगा। इस ख्याल ने उसे डरा दिया। एक और ख्वाब देखने वाला। टिकट बेचने वाले ने जाते हुए लड़के को देखकर अपने साथ काम करने वाले से कहा, उसके पास यात्रा करने लायक पैसा नहीं है। टिकट की खिड़की पर खड़े खड़े लड़के को अपनी भेड़ों की याद आई, और उसने फैसला किया कि उसे गडरिया ही बने रहना चाहिए। 2 साल में उसने चरवाहों के काम से संबंधित सारी चीज़ें सीख ली थी। वह भेड़ों का ऊन निकालना जानता था, गर्भवती भेड़ों की देखभाल करना जानता था, और भेड़ों को भेड़ियों से बचाना जानता था। वह एंडालुसिया के सारे मैदानों और चरगाहों से वाकिफ़ था, और उसे अपनी एक एक भेड़ की कीमत की जानकारी थी। उसने अपने दोस्त के तबेले पर लौटने के लिए सबसे लंबे रास्ता लेने का फैसला किया। जब वह शहर के किले के करीब से होकर गुजरा तो उसने अपना सफ़र को रोक दिया
और पत्थर की उस ढलान पर चढ़ गया जो दीवार के ऊपर तक जाती थी। वहाँ से वह दूर अफ्रीका को देख सकता था। कभी किसी ने उससे कहा था कि ये वही जगह थी जहाँ से मूर आए थे और उन्होंने सारे स्पेन पर कब्जा कर लिया था। जहाँ वह बैठा था वहाँ से वह लगभग सारा शहर देख सकता था, उस बाजार समेत उस जगह तक जहाँ बैठकर उसने बूढ़े से बातचीत की थी। बुरा हो उस घड़ी का जब वह बूढ़ा मुझे मिला था, उसने सोचा। वह तो सिर्फ उस औरत की तलाश में इस शहर में आया था जो उसके सपने को पढ़ सकती थी, लेकिन वह औरत और वह बूढ़ा दोनों ही उसके गडरिया होने से जरा भी खुश नहीं हुए। वे ऐसे अकेले रहने वाले इंसान थे जिनका दुनिया से विश्वास उठ चुका था, और वे ये समझ ही नहीं पाते थे कि एक गडरिये को अपनी भेड़ों से कितना लगाव होता है। वो अपने रेवड़ की एक एक भेड़ को जानता था। वो जानता था कि कौन कौन सी लंगड़ी है, कौन अब से 2 महीने बाद अपने बच्चा देने वाली है, और कौन सबसे ज़्यादा आलसी है। वो उनके ऊन कतरना जानता था और उनको काटना जानता था। उसने सोचा कि अगर मैंने कभी उनको छोड़ दिया बहुत ही दुख झेलेंगी। हवा तेज हो चली थी। वह उस हवा से वाकिफ था। लोग उसे लिवेंटर कहते थे क्योंकि मूर इसी पर सवार होकर मेडिटेरेनियन के पूर्वी छोर पर बसे लिवेंट से यहाँ आए थे। लिवेंटर और भी तेजी से बहने लगी। मैं यहाँ हूँ, अपनी भेड़ों और अपने खजाने के बीच, लड़के ने सोचा। उसे 2 चीज़ों के बीच चुनाव करना जरूरी था, एक जिसका वो आदी हो चुका था और दूसरी वह जो वह पाना चाहता था। फिर थी दुकानदार की बेटी, लेकिन वह उसके लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी उसकी भेड़ें थी, क्योंकि वह उस पर निर्भर नहीं था। मुमकिन है कि उसे मेरी याद भी न हो, उसने सोचा। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह लड़की के सामने किसी दिन प्रकट हुआ था। लड़की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि लड़की के लिए हर दिन एक जैसा था, और जब हर दिन अगले दिन जैसा ही होता है तो वो इसलिए होता है क्योंकि लोग उन अच्छी घटनाओं को पहचान ही नहीं पाते जो उनके जीवन में सूरज के उगने के साथ हर दिन होती है। मैं अपनी माँ, अपने पिता और अपने शहर के किले को पीछे छोड़ आया हूँ। उनको मेरे दूर चले जाने की आदत पड़ चुकी है। उसी तरह मुझे भी उनसे दूर रहने की आदत पड़ चुकी है। भेड़ों को भी मेरे उनके साथ न होने की आदत पड़ जाएगी, लड़के ने सोचा। जहाँ पर वह बैठा था वहाँ से वह बाजार को देख सकता था। बेकर की दुकान पर लोगों का आना जाना जारी था। जिस बेंच पर बैठकर उसने बूढ़े से बातचीत की थी वहाँ अब एक नौजवान जोड़ा बैठा हुआ था, और वे किस कर रहे थे। वह बेकर, उसने मन ही मन कहा, और उस ख्याल को अधूरा ही छोड़ दिया। लिवेंटर और भी तेज होती जा रही थी और वह उसके दबाव को अपने चेहरे पर महसूस कर रहा था। हाँ, यह हवा मूरों को लाई थी, लेकिन ये रेगिस्तान की महक और औरतों के लिए पर्दा भी लाई थी। ये अपने साथ उन आदमियों का पसीना और सपने भी लाई थी जो कभी अज्ञात की खोज में और सोने तथा एडवेंचर की खोज में और पिरामिडों की खोज में निकल पड़े थे। लड़के को हवा की आज़ादी से जलन महसूस हुई और उसने पाया कि वह खुद भी वैसी ही आज़ादी हासिल कर सकता है। सिवा उसके और कुछ भी तो नहीं था जो उसे रोक सकता। भेड़ें, सौदागर की बेटी, एंडालूसिया के मैदान तो उसकी मंजिल के रास्ते की सीढ़ियां मात्र थी। अगले दिन दोपहर में लड़का उस बूढ़े से मिला। वह अपने साथ 6 भेड़ें लेकर आया था। मुझे आश्चर्य है, लड़के ने कहा। मेरे दोस्त ने सारी भेड़ें तुरंत खरीद ली। उसका कहना था कि वह तो हमेशा से एक गडरिया बनने का सपना देखता रहा था, और ये भविष्य की दिशा में एक अच्छा संकेत था। हमेशा ऐसा ही होता है, बूढ़े ने कहा। इसे अनुकूलता का सिद्धांत कहते हैं। जब कोई पहली बार ताश के पत्ते खेलता है तो लगभग पक्का यकीन होता है कि वे जीत जाएंगे। शुरुआत करने वाले की किस्मत। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक ऐसी ताकत है जो चाहती है कि तुम अपनी मंजिल तक पहुंच सको। वह कामयाबी के स्वाद चखाकर आपकी भूख बढ़ाती है। फिर वह बूढ़ा उन भेड़ों की जांच करने लगा और उसने देखा कि उनमें से एक भेड़ लंगड़ी थी। लड़के ने समझाया कि यह उतनी ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि वह झुंड की सबसे ज़्यादा समझदार भेड़ है और सबसे ज़्यादा ऊन देती है। खजाना कहाँ है? उसने पूछा। वह मिस्र में है, पिरामिडों के पास। लड़का भौंचक्का रह गया। यही बात तो उस बुढ़िया ने कही थी, लेकिन उसने बदले में कुछ भी नहीं लिया था। खजाना हासिल करने के लिए तुम्हें भविष्य सूचक संकेतों को पहचानना होगा। भगवान ने हर किसी के लिए एक रास्ता तैयार किया हुआ है। तुम्हें सिर्फ उन संकेतों को पढ़ना होगा जो उसने तुम्हारे लिए छोड़े हुए हैं। लड़का कोई जवाब दे पाता इसके पहले ही एक तितली उसके और बूढ़े के बीच आकर फड़फड़ाने लगी। उसे एक बात याद आई जो एक बार उसके दादा ने उससे कही थी। तितलियां भविष्य की सूचना देने वाला एक अच्छा संकेत होती है। झिंगुरों की तरह और उम्मीदों की तरह, छिपकलियों की तरह
और 4 पत्तों वाली घास की तरह। ये सही है, बूढ़े ने लड़के के विचारों को पढ़ते हुए कहा। ठीक उसी तरह जिस तरह तुम्हारे दादा ने तुम्हें सिखाया था, ये अच्छे भविष्य सूचक संकेत होते हैं। बूढ़े ने अपना लबादा खोला और लड़के ने वहाँ जो देखा उससे चकित रह गया। बूढ़े ने सोने का एक भारी कवच पहन रखा था जो कीमती रत्नों से मढ़ा हुआ था। लड़के लड़के ने उस चौंधिया देने वाली चमक को याद किया जो उसने एक दिन पहले देखी थी। वो हकीकत में एक राजा था, चोरों से बचने के लिए ही झूठा वेश धारण कर रखा होगा। ये लो, बूढ़े ने कवच के बीच से एक काला और एक सफ़ेद रत्न निकालकर उसे देते हुए कहा। इन्हें उरिम और दुम्मिम के नाम से जाना जाता है। काले का अर्थ है हाँ और सफ़ेद का अर्थ है नहीं। जब तुम्हें भविष्य सूचक संकेतों को पढ़ने में मुश्किल आएगी तो ये उनको पढ़ने में तुम्हारी मदद करेंगे। सवाल हमेशा इस तरह करना जिसका जवाब हाँ या नहीं में हो, लेकिन अगर मुमकिन हो तो अपने फैसले खुद ही लेना। खजाना पिरामिड पर है, ये बात तुम्हें मालूम ही है, लेकिन मुझे तुमसे 6 भेड़ों का भुगतान करने का आग्रह इसलिए करना पड़ा क्योंकि मैंने फैसला लेने में तुम्हारी मदद की थी। लड़के ने वे रत्न अपने थैले में रख लिए। उसके बाद से उसे अपने फैसले खुद लेने थे। हर चीज़ का सामना करते समय ये कभी मत भूलना कि वह वही एक चीज़ है और कुछ नहीं है। और भविष्य सूचक संकेतों की भाषा कभी मत भूलना। और हाँ, अपनी मंजिल का पीछा तब तक मत छोड़ना जब तक कि उस तक पहुंच न जाओ। लेकिन जाने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक दुकानदार ने अपने बेटे को दुनिया के सबसे ज्ञानी पुरुष के पास जाकर सुख का रहस्य समझने को भेजा। वह लड़का 40 दिन तक रेगिस्तान में भटकता रहा और आखिरकार में एक सुंदर किले पर पहुंचा जो एक पहाड़ के शिखर पर बना हुआ था। वह ज्ञानी पुरुष उसी किले में रहता था। जब हमारी कहानी के इस मुख्य किरदार ने किले के मुख्य कमरे में प्रवेश किया तो वहाँ उसे कोई संत जैसा आदमी नहीं मिला, बल्कि उसने देखा कि वहाँ तरह तरह की गतिविधियाँ जारी थी। व्यापारी आ जा रहे थे, लोग यहाँ वहाँ खड़े बातचीत कर रहे थे। एक छोटा सा ऑर्केस्ट्रा संगीत बजा रहा था और एक मेज थी जिस पर दुनिया के सबसे स्वादिष्ट व्यंजन से भरी थाली रखी हुई थी। वह ज्ञानी पुरुष हर किसी से बात कर रहा था और लड़के को अपनी बारी आने के लिए 2 घंटे इंतजार करना पड़ा। ज्ञानी पुरुष ने पूरे ध्यान से लड़के की बात सुनी कि वह उसके पास क्यों आया था, लेकिन फिर उसने कहा कि इस वक्त उसके पास सुख का रहस्य समझाने का समय नहीं है। उसने लड़के को सुझाव दिया कि वह महल में घूम घाम कर 2 घंटे बाद उसके पास वापस आए। इस बीच में चाहता हूँ कि तुम एक काम करो, ज्ञानी पुरुष ने कहा, और लड़के को एक चम्मच पकड़ा दी जिसमें तेल की 2 बूंदें थीं। जिस दौरान तुम महल में घूमो, इस चम्मच को इस तरह थामे रखना कि इसका तेल छलकने न पाए। लड़का चम्मच पर अपनी निगाहें गड़ाए हुए महल की कई सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने लगा। 2 घंटे बाद वह उस कमरे में लौटा जहाँ वह ज्ञानी पुरुष था। तो क्या देखा तुमने? क्या तुमने मेरे भोजन कक्ष में टंगे चित्रों से सजे हुए फारसी पर्दे देखे? क्या तुमने मेरा वो बगीचा देखा जिसे बनाने में उस्ताद माली को 10 साल लग गए थे? क्या तुमने मेरे पुस्तकालय में रखे खूबसूरत ग्रंथों की ओर ध्यान दिया? लड़का शर्मिंदा हुआ और उसने स्वीकार किया कि उसका ध्यान उनमें से किसी चीज़ की ओर नहीं गया था। उसे तो पूरे समय इस बात की फिक्र बनी रही थी कि ज्ञानी पुरुष ने जो चम्मच उसे सौंपी हुई थी उसका तेल छलकने न पाए। तब फिर वापस जाओ और मेरी चमत्कारी चीज़ों को ध्यान से देखो, ज्ञानी पुरुष ने कहा। अगर तुम किसी आदमी के मकान को ही नहीं जानते तो तुम उस आदमी पर भरोसा नहीं कर सकते। लड़के ने राहत की सांस ली, चम्मच उठाई और वापस राजमहल की छानबीन के लिए लौट पड़ा। इस बार उसने छतों और दीवारों की सारी कलात्मक सजावटों को ध्यान से देखा। उसने सारे बाग देखे, उसने चारों ओर खड़ी पहाड़ियाँ देखी, एक एक फूल देखा और उस पसंद पर ध्यान दिया जिसके साथ हर चीज़ को चुना गया था। वापस लौटने पर उसने ज्ञानी पुरुष को उस सब कुछ के बारे में विस्तार से बताया जो उसने देखा था। लेकिन तेल की बूंद वे कहाँ हैं जो मैंने तुम्हें सौंपी थी? ज्ञानी पुरुष ने पूछा। जब लड़के ने सिर झुकाकर हाथ में थमी चम्मच की ओर देखा तो पाया कि उसका तेल गायब था। खैर, मैं तुम्हें एक ही सलाह दे सकता हूँ, ज्ञानियों के ज्ञानी उस पुरुष ने कहा। सुख का रहस्य ये है कि दुनिया के सारे आश्चर्यों को देखो और चम्मच में रखी तेल की बूंदों को कभी मत भूलो। गडरिये ने कुछ नहीं कहा। वह बूढ़े राजा द्वारा सुनाई कहानी को समझ गया था। एक गडरिये को भले ही यात्राएं पसंद हो, लेकिन उसे अपनी भेड़ों के बारे में कभी नहीं भूलना चाहिए। बूढ़े ने लड़के की ओर देखा और अपने दोनों हाथों से उसके सिर के ऊपर कुछ विचित्र से संकेत किए। फिर वह अपनी भेड़ों को लेकर वहां से चला गया। टैरिफा के सबसे ऊंचे शिखर पर एक पुराना किला था
जिसको नूरों ने बनाया था। उसकी चोटी पर खड़े होकर आप अफ्रीका की एक झलक पा सकते थे। सलीम का राजा मेल्कीजेडेक उस शाम महल की दीवार पर बैठा हुआ अपने चेहरे पर लिवेंटर का स्पर्श महसूस कर रहा था। भेड़ें आसपास बेचैन भटक रही थी। वे अपने नए मालिक के साथ असहज महसूस कर रही थी और इस बहुत ज़्यादा बदलाव की वजह से बेचैन हो रही थी। वे सिर्फ भोजन और पानी चाहती थी। मेल्कीजेडेक एक छोटे जहाज़ को देख रहा था जो बंदरगाह से बाहर निकल रहा था। अब वह उस लड़के से कभी नहीं मिलेगा, ठीक उसी तरह जैसे वह अब्राहम से शुल्क लेने के बाद कभी नहीं मिला था। यही उसका धंधा था। देवताओं की कोई इच्छाएं नहीं होती होंगी क्योंकि उनकी कोई तकदीर नहीं होती, लेकिन सलेम का राजा इस उम्मीद से भरा हुआ था कि वह लड़का कामयाब होगा। यह बहुत बुरी बात है कि वह बहुत जल्दी मेरा नाम भूल जाएगा, उसने सोचा। मुझे ये नाम उसके सामने बार बार दोहराना चाहिए था। फिर वह जब मेरे बारे में बात करता तो कहता कि ये मेल्कीजेडेक है, सलेम का राजा। उसने कुछ लज्जित से भाव से आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, जैसा कि आपने कहा है, ये घमंड की हद है, लेकिन एक बूढ़े राजा का इतना हक तो बनता ही है कि वह कभी कभी खुद पर गर्व करे। अफ्रीका कितना अजीबोगरीब है, लड़के ने सोचा। वह एक बार में बैठा हुआ था जो बिल्कुल उन्हीं बारों जैसा था जिन्हें वह टेंजिया की पतली सड़कों के किनारे देखता आया था। कुछ लोग एक बड़ा हुक्का पी रहे थे जिसे वे एक दूसरे की ओर बढ़ा रहे थे। कुछ ही घंटों के भीतर उसने हाथ में हाथ डाले आदमियों और नकाब से ढके चेहरों वाली औरतों को आते जाते देख लिया था, और उन मौलवियों को भी जो मीनारों पर चढ़कर अजान देते थे, और उस दौरान घुटनों के बल बैठकर अपने माथे जमीन पर टिका देने वाले लोगों को भी। ये विधर्मियों का रिवाज है, उसने मन ही मन कहा। अपने बचपन में उसने चर्च में हमेशा सफ़ेद घोड़े पर सवार सेंट सेंटियागो माटोमोरोस की मूर्ति देखी थी, जिनकी बगल में नंगी तलवार लटकती रहती थी और घुटनों पर झुके ऐसे ही लोग बने होते थे। वह अंदर ही अंदर बीमार और बुरी तरह अकेला महसूस करने लगा। उन विधर्मियों को देखकर लगता था जैसे उनके भीतर कोई पाप छिपा हुआ हो। इसके अलावा यात्रा की हड़बड़ी में वह एक बात भूल ही गया था, सिर्फ एक बात जो उसे उसके खजाने से लंबे समय तक दूर रख सकती थी। इस देश में सिर्फ अरबी ही बोली जाती थी। शराबघर का मालिक उसके पास आया और लड़के ने उस पेय की ओर इशारा किया जो उसके बगल की मेज पर पेश किया गया था, लेकिन उसे पता चला कि वह कोई कड़वी चाय थी। वह तो वाइन पीना चाहता था, लेकिन फिलहाल उसे इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं थी। उसे ज़रूरत थी अपने खजाने की चिंता करने की, और इस बात की कि वह उसे हासिल कैसे करे। भेड़ों की बिक्री से उसके बटुए में काफ़ी पैसा आ चुका था। वो लड़का जानता था कि पैसा जादुई चीज़ होती है। जिसके पास पैसा होता है वह वाकई कभी अकेला नहीं पड़ता। बहुत लंबा समय नहीं लगेगा, बल्कि शायद कुछ ही दिनों में वह पिरामिडों पर होगा। सोने का कवच पहने उस बूढ़े आदमी ने मात्र 6 भेड़ों की खातिर उससे झूठ नहीं बोला होगा। उस बूढ़े ने संकेतों और भविष्य सूचक संकेतों की बात कही थी, और जब लड़का खाड़ी को पार कर रहा था तो उसने भविष्य सूचक संकेतों के बारे में सोचा था। हाँ, बूढ़े को पता था कि वह किस बारे में बात कर रहा था। जो समय उसने एंडालुसिया के मैदानों में गुजारा था, उस दौरान उसने ये सब सीख लिया था कि ज़मीन और आसमान को गौर से देखते हुए उसे कौन सा रास्ता पकड़ना चाहिए। उसने पता लगा लिया था कि एक खास पक्षी की मौजूदगी का मतलब है कि आसपास कोई सांप है, और एक खास तरह की झाड़ी उस इलाके में पानी होने का संकेत देती है। ये बात उसे भेड़ों ने सिखाई थी। अगर भगवान भेड़ों को इतनी अच्छी तरह राह दिखाता है तो वह इंसान को भी राह दिखाएगा, उसने सोचा, और यह सोचते हुए उसने बेहतर महसूस किया। अब वह चाय उतनी कड़वी नहीं लग रही थी। तुम कौन हो? उसने सुना कि कोई स्पेनिश में उससे पूछ रहा था। लड़के ने राहत की सांस ली। वह भविष्य सूचक संकेतों के बारे में सोच रहा था और कोई व्यक्ति प्रकट हो गया। तुम्हें स्पेनिश कैसे आती है? उसने पूछा। ये नया इंसान वेस्टर्न कपड़े पहने एक नौजवान था, लेकिन चमड़ी के रंग से वह इसी शहर का लगता था। वह करीब करीब लड़के की ही उम्र का था और उसके जितना ही लंबा था। यहाँ लगभग हर कोई स्पेनिश बोलता है। हम स्पेन से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर ही तो हैं। बैठो, मैं तुम्हारी कुछ खातिरदारी कराता हूँ, लड़के ने कहा, और वेटर से एक गिलास वाइन लाने को कहो। मुझे इस चाय से नफरत है। इस देश में वाइन नहीं मिलती, नौजवान लड़के ने कहा। यहाँ धर्म उसकी इजाज़त नहीं देता। लड़के ने उससे कहा, मुझे पिरामिडों पर जाना है। उसके मुंह से खजाने वाली बात निकलने ही वाली थी, लेकिन फिर उसने उस बारे में न बोलने का ही उसने सोचा कि अगर मैं इस अरबी को ये बात बता दूंगा तो हो सकता है कि ये मुझे वहाँ पहुँचाने के बदले मुझसे उस खजाने का एक हिस्सा मांगने लगे। उसे बूढ़े की कही वह बात याद आई। ऐसी चीज़ देने का वादा नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे पास अभी है ही नहीं।
मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे वहाँ ले चलो, गाइड के रूप में। तुम्हारी इस मदद के लिए मैं तुम्हें पैसे देने को तैयार हूँ। तुम्हें कोई अंदाज़ा है कि वहाँ कैसे जाना होता है? उस नए लड़के ने पूछा। लड़के ने ध्यान दिया कि बार का मालिक पास ही खड़ा हुआ था और बड़े ध्यान से उनकी बातचीत सुन रहा था। उस आदमी की मौजूदगी से उसे अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन अब जबकि उसे एक गाइड मिल गया था, वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। तुम्हें सहारा का पूरा रेगिस्तान पार करना होगा, नौजवान ने कहा, और इसके लिए तुम्हें पैसे की ज़रूरत होगी। मैं जानना चाहता हूँ कि क्या तुम्हारे पास पर्याप्त पैसा है? लड़के को ये सवाल अजीब सा लगा, लेकिन लड़के को बूढ़े की कई बात पर भरोसा था, जिसने कहा था कि जब तुम वाकई कुछ चाहते हो तो पूरी दुनिया एकजुट होकर तुम्हारे पक्ष में योजना बनाने लगती है। उसने अपने बटुए से पैसा निकाला और नौजवान को दिखाया। बार का मालिक भी पास आकर देखने लगा। इस बीच उस लड़के और बार मालिक में आपस में अरबी में कुछ बात हुई, जिससे बार का मालिक कुछ चिढ़ा हुआ सा दिखाई दिया। हम यहाँ से बाहर चलते हैं, नए लड़के ने कहा। वह चाहता है हम जाएं। लड़के ने राहत की सांस ली। वह बिल का भुगतान करने खड़ा हुआ, लेकिन बार मालिक ने उसे पकड़ लिया और नाराज होता हुआ उससे लड़ने लगा। लड़का हट्टा कट्टा था और वह उसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर यह सोचकर उसने इरादा बदल दिया कि वह एक पराये देश में था। उसके नए दोस्त ने मालिक को परे धकेल दिया और लड़के का हाथ खींचते हुए उसे बाहर ले गया। वह तुम्हारा पैसा हड़पना चाहता था, उसने कहा। टैंजियर अफ्रीका की बाकी जगहों जैसा नहीं है। ये बंदरगाह है और हर बंदरगाह पर अपने चोर होते हैं। लड़के के मन में अपने इस नए दोस्त पर भरोसा जागा। उसने एक खतरनाक स्थिति से बाहर निकालने में उसकी मदद की थी। उसने अपने पैसे निकाले और उनको गिना। हम कल तक पिरामिडों पर पहुंच सकते हैं, नए लड़के ने पैसे लेते हुए कहा, लेकिन इसके पहले मुझे 2 ऊँट खरीदने होंगे। वे टैंजियर की संकरी गलियों में चल पड़े। हर कहीं तरह तरह के सामान की छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थी। वे एक बड़े बाजार के बीच पहुंचे, जहां बाजार लगा हुआ था। हजारों की तादाद में लोग आपस में बहस कर रहे थे, सामान खरीद रहे थे और बेच रहे थे। चाकू छुरों के बीच सब्जियां बिक रही थी। तंबाकू के साथ साथ चादरें बेची जा रही थी। लेकिन लड़का पूरे समय अपनी आंखें अपने नए दोस्त पर जमाए हुए था। आखिरकार उसका सारा पैसा उसी के पास था। पहले तो उसके मन में आया था कि उससे पैसा वापस मांग ले, लेकिन फिर उसे लगा कि ये दोस्ती में अच्छा नहीं होगा। उसे उस पराये देश के इरादों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं सिर्फ उस पर निगाह रखूंगा, उसने मन ही मन कहा। वह जानता था कि वह अपने इस दोस्त से कहीं ज़्यादा मजबूत है। अचानक इस सारी अधेड़बुन के बीच उसे एक ऐसी बेहद खूबसूरत तलवार दिखाई दी जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। उसकी म्यान पर चांदी से कढ़ाई हो रखी थी और उसकी मूठ काली थी तथा उस पर बेशकीमती रत्न जड़े हुए थे। लड़के ने मन ही मन तय किया कि मिस्र से लौटने के बाद यह तलवार खरीद लेगा। जरा उस दुकानदार से पूछो कि वह तलवार कितने की है, उसने अपने दोस्त से कहा। तभी उसे एहसास हुआ कि तलवार देखने के चक्कर में उसका ध्यान कुछ देर के लिए भटक गया था। उसका दिल अंदर धंस गया, जैसे उसकी छाती ने उसे अचानक जोर से दबा दिया हो। वह निगाहें दौड़ाकर देखने से डर रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसका नतीजा क्या होगा। वह कुछ देर और उस खूबसूरत तलवार को देखता रहा, तब जाकर वह गर्दन घुमाने की हिम्मत जुटा पाया। उसके चारों तरफ बाजार था, लोग आ जा रहे थे, आवाज़ें लगा रहे थे और ख़रीदारी कर रहे थे, और वातावरण में खाने की चीज़ों की अजीबोगरीब महक फैली हुई थी। लेकिन उसे अपना वह नया साथी कहीं दिखाई नहीं दिया।